प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद की रचना मंत्र का अध्ययन करते हैं। मंत्र प्रेमचंद जी की एक मर्मस्पर्शी कहानी है जिसमें विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके इन्होंने कर्तव्य बोध का अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न किया है। पाठक मंत्रमुग्ध होकर पूरी कहानी को पढ़ जाता है। भगत की अंतर्द्वंद्वपूर्ण मनोदशा, वेदना एवं कर्तव्य निष्ठा पाठकों के मर्म को छू लेती है। प्रेमचंद जी भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। अपने साहित्य में इन्होंने यथार्थ का चित्रण कर उसे आदर्श की ओर प्रेरित किया है। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में इनका स्थान सर्वोपरि है। ये सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य आकाश के चंद्रमा हैं। कहानी को हम लोग देखते हैं, सुनिए। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस न हुआ था। वहाँ पर डॉक्टर साहब की ऐसी स्थिति थी कि जिसको देख करके बूढ़ा भगत कुछ बोल नहीं पा रहा था। बस पर्दे के किनारे से झांका, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत न हुई। डॉक्टर साहब ने चीख के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब अंदर से ही गरज करके तड़क करके बोले कि आखिर कौन है, क्या चाहते हो? तो बूढ़े ने बड़े हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र भाव से कहा कि सरकार, बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। लेकिन डॉक्टर साहब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते हैं। और यही कह करके डॉक्टर साहब इसकी तरफ से ध्यान हटा लिए। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोली है। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। इस तरह से डॉक्टर साहब के सामने बूढ़ा भगत घुटने टेक करके ज़मीन पर सिर रख दिया और हाथ जोड़ करके दुहाई मनाने लगा, सरकार की दुहाई करने लगा। कहा कि डॉक्टर साहब देख लीजिए, एक निगाह देख लीजिए, नहीं तो लड़का मर जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो घड़ी की तरफ नज़र डाले, समय हो गया था, 10 मिनट ही समय बाकी था। खेलने के लिए निकल गए और बोलते गए कि कल आना, आज नहीं। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रो कर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बच रहा है। हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती हो। हे दीनबंधु, सिर्फ एक नज़र देख लीजिए। बूढ़े ने पगड़ी उतार के रख दिया। बड़े विनम्र भाव से डॉक्टर साहब के ही सामने बैठ गया, ज़मीन पर बैठ गया और रो कर उनसे दुहाई करने लगा, विनती करने लगा कि 7 लड़कों में सिर्फ एक ही यह बचा हुआ है। देख लीजिए आप, मुझ बूढ़े और बूढ़ी का एक ही ये सहारा है। अगर ये नहीं रहा तो हम दोनों रो रो के मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती हो। हे दीनबंधु, हे गरीबों की दाता, देख लीजिए मेरे बच्चे को। अब देखिए, कह रहे हैं कि ऐसे उजट देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितनी ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ।
संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। इस तरह से बूढ़े भगत ने लाख विनती की, लेकिन डॉक्टर साहब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो यही कहे कि आज जाओ, कल सुबह आना। यहाँ पर इस तरह से देखिए, भगत की और डॉक्टर चड्ढा की चरित्रगत विशेषताओं के आधार पर नगरीय तथा ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्पष्ट किया है। नगर में रहने वाले नागरिकों की हृदयहीनता और निर्ममता को भी लेखक ने उजागर किया है। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उस पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से कहा कि डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया, किस्मत ठोंक ली। यानी यहीं पर जो है उसने ईश्वर के ही भरोसे छोड़ दिया। अब यहाँ से फिर कहीं वह गया नहीं। बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को दिखाने डॉक्टर चड्ढा के पास आया, परंतु डॉक्टर चड्ढा ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और मोटर में सवार होकर खेलने चले जाते हैं। मोटर चली जाने के बाद भी बूढ़ा भगत सोचने लगा कि क्या संसार में ऐसे भी हृदयहीन व्यक्ति हैं जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरों के जीवन की कोई चिंता ही नहीं करते। वह ऐसे व्यवहार की लेश मात्र भी आशा नहीं करता था। उसे अपने सरलता के कारण उनके इस कठोर व्यवहार पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह यह नहीं जानता था कि यह सभ्य संसार इतना हृदयहीन और कठोर होता है। इस बात का हृदय स्पर्शी अनुभव उसे अभी तक कभी नहीं हुआ था। वह प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति था। वह उन व्यक्तियों में से था जो सदैव परोपकार में लीन रहते हैं, जो दूसरों की आग बुझाने को, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाकर रखने और किसी के घर की लड़ाई को शांत करने को ही अपना कर्तव्य समझते हैं। इस प्रकार बूढ़ा भगत निस्वार्थ सेवा करने वाला और दूसरों के दुख में सहयोग तथा सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति था। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब के व्यवहार पर उसे तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुँह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्तस्वर से रोने लगी। यानी कह रहे हैं कि डॉक्टर चड्ढा के औषधालय से वापस आने के बाद, चूँकि डॉक्टर चड्ढा ने बूढ़े भगत के बच्चे को देखा नहीं, वो गोल्फ खेलने चले गए, उनके खेलने का समय था, तो बूढ़े भगत ने भी अपनी किस्मत ठोंक ली, भाग्य के ही भरोसे छोड़ दिया, फिर कहीं किसी डॉक्टर के पास दिखाने नहीं ले गया। लेकिन ये अफसोस की बात है कि उसी रात को उसका हंसता खेलता वह 7 साल का बालक, वो भी अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से चला गया है। वही तो एक बूढ़े माँ बाप का सहारा था, उसके कुल का दीपक था। लेकिन उसके बुझते ही, उस दीपक के बुझते ही अंधेरी रात जो है
बाहें बाहें करने लगी उसके जीवन में। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में दुखी स्वर से रोने लगी। आगे कहते हैं कि कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वह जौ भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब अच्छी तरह समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन ही थी। उनके केवल 2 ही बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान नहीं हुई, इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान ही मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का एक आधार था। शील और विनय का पुतला था। बड़ा ही रसिक था, बड़ा ही हंसमिजाज था, बड़ा ही उदार था। विद्यालय का गौरव था, युवक समाज की शोभा था। वो मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। यानी कह रहे हैं कि इस तरह से कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा भी धन और यश खूब कमाए हैं, अपने सेहत का भी ध्यान दिए हैं। उनके 2 ही बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की की शादी हो गई है, लड़का है जो कॉलेज में पढ़ता है। आज उसी की सालगिरह है। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुकाम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने ही लिखी थी। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुहलें करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश नहीं मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। यानी इस तरह से कह रहे हैं कि कैलाश की 20वीं सालगिरह है, जिसमें शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। कॉलेज के लड़के एवं लड़कियां भी आमंत्रित हुए थे। सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। बिजली की सजावट से समारोह स्थल जगमगा रहा था। मनोरंजन के सारे साधन मौजूद थे। कैलाश द्वारा तैयार किया गया एक छोटे से प्रहसन का भी कार्यक्रम था, जिसकी मुख्य भूमिका कैलाश को ही निभानी थी। कैलाश अपने मित्रों के स्वागत में व्यस्त था। चारों तरफ से कैलाश कैलाश की ही आवाज़ आ रही थी। कैलाश कभी इधर कभी उधर दौड़ रहा था। विश्राम के लिए उसके पास क्षण मात्र का भी समय नहीं था। अचानक एक युवती उसके पास आती है और बोलती है कि कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है? चलो आज सांप दिखा ही दो मुझे। मृणालिनी ने आग्रह किया। जी नहीं। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने जब सांप देखने का आग्रह किया तो कैलाश ने कहा, हाथ मिलाया, शिष्टाचार निभाया और कहा कि मृणालिनी, इस वक्त सांप नहीं दिखा पाऊंगा, कल दिखा दूंगा। लेकिन कहा, मृणालिनी ने आग्रह किया कि जी नहीं, तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी ने जिद कर लिया कि नहीं, आज तो मैं सांप देख के ही रहूँगी। लेकिन कैलाश व्यस्तता को देखते हुए मना किया कि आज सांप नहीं दिखाऊंगा, कल दिखा दूंगा, क्योंकि आज इतनी भीड़ है, ऐसे में सांप को दिखाना उचित नहीं होगा। लेकिन मृणालिनी ने आग्रह किया
कि आज दिखाना ही पड़ेगा, आज तो मैं किसी भी कीमत पर मानने वाली नहीं हूँ। आज के लिए बस इतना ही है। जो भी पैराग्राफ दिए हैं किताब में, उसमें से जो प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों को आप लोग हल कर लेंगे। जहाँ कहीं कोई दिक्कत होगी उसको पूछ लेंगे, संपर्क कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।